सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 6 के हमारे अतीत प्रथम की पाठ्य पुस्तक का दूसरा पाठ आपके लिए लेकर आए हैं, जिसका नाम है आरंभिक मानव की खोज में। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि मानव पहले कहाँ रहता था? बच्चों, मानव पहले जंगलों में रहता था। क्यों रहता था? क्योंकि उसे ना तो कोई भाषा आती थी और ना ही कोई सभ्यता थी। वह केवल एक बंदर की तरह व्यवहार करता था। धीरे धीरे कई सालों तक, कई वर्षों तक विकास होता रहा। उसकी शारीरिक संरचना में बदलाव आता रहा और उसकी बुद्धि में भी बदलाव आता रहा। वह पेड़ों से उतर कर के धरती पर आया। धरती के बाद उसने औजार बनाने शुरू किए। औजारों से वो जंगली जानवरों का शिकार करता था। इस तरह धीरे धीरे उसका विकास होता गया और एक दिन वह पूर्ण मानव बन गया। तो प्यारे बच्चों, यहाँ आरंभिक मानव कहा गया है। जो आदि मानव बदल करके एक मानव के रूप में विकसित हुआ, वो ही आरंभिक मानव है। आरंभ का मानव, जिसे इंग्लिश में कहते हैं होमो सेपियंस। तो बच्चों, इस पाठ के बारे में मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ। आशा है सभी बच्चे इस पाठ को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ पर पहली हेडिंग है आरंभिक मानव। मैंने आपको आरंभिक मानव के बारे में बता दिया है कि वह मानव जो जंगलों से निकल करके बस्तियां बनाने लगा, कोई भाषा बोलने लगा, कार्य करने लगा और मानव की तरह ही व्यवहार करने लगा, उसे ही मानव कहा जाता था। पहली हेडिंग है आरंभिक मानव। आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। इस महाद्वीप में कितने साल पहले रहते थे? 20 लाख साल पहले। आज हम उन आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। अगर आज उन्हें कोई नाम दिया जाए तो बच्चों, हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक कहा जाता है या कह सकते हैं, क्योंकि वह अपना भोजन इधर उधर से घूमकर ही, शिकार करके ही इकट्ठा करते थे। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे। किनका? जंगली जानवरों का। मछलियां और चिड़िया पकड़ते थे। फल, मूल, दाने, पौधे, पत्तियां, अंडे इकट्ठा किया करते थे। हमारे उपमहाद्वीप जैसे गर्म देशों में पेड़ पौधों की अनगिनत प्रजातियां मिलती हैं। हमारा उपमहाद्वीप की जलवायु कैसी है बच्चों? हमारे उपमहाद्वीप की जलवायु गर्म है। इसकी वजह से यहाँ पेड़ पौधों की खाद्य श्रृंखला अत्यधिक है। उसके बाद है, लेकिन यह सब कर पाना बिल्कुल आसान नहीं था। ऐसे कई जानवर हैं जो हमसे तेज भाग सकते हैं और बहुत से जानवर हमसे ज़्यादा ताकतवर भी हैं। जानवरों के शिकार, चिड़िया या मछलियाँ पकड़ने के लिए बड़ा सतर्क, जागरूक और तेज होना पड़ता है। पेड़ पौधों से खाना जुटाने के लिए यह जानना जरूरी होता है कि कौन से पेड़ पौधे खाने योग्य होते हैं, क्योंकि कई तरह के पौधे विषैले भी होते हैं। विषैले कहते हैं जहरीले, जिनमें जहर होता है, जिन्हें खा करके व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। साथ ही फलों के पकने के समय की जानकारी भी जरूरी होती है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर बताया गया है कि जो खाद्य संग्राहक थे, जो आरंभिक मानव थे, वह अपना भोजन इधर उधर से इकट्ठा करते थे और उन्हें यह जानकारी भी होनी अति आवश्यक होती थी कि किस समय फल पकते हैं और कौन सा फल खाने योग्य है, कौन सा फल खाने योग्य नहीं है। तो प्यारे बच्चों, अब मैं आपको इसमें से दूसरी हेडिंग पढ़ाने जा रहा हूँ,
आशा है ये आप अपने आप पढ़ेंगे। इस पैराग्राफ में से मैंने आपको इम्पोर्टेंट बातें बता दी हैं। अब मैं आपको दूसरी हेडिंग्स बताऊंगा। दूसरी हेडिंग है आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। अब इस पैराग्राफ के माध्यम से हम आरंभिक मानव के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं। बच्चों, पुरातत्वविदों के बारे में मैंने आपको पहले पाठ में बताया जा चुका है या बताया है, जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्रहक के रूप में किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ बताया गया है कि जो आरंभिक मानव थे, जब वह भोजन इकट्ठा करते थे, शिकार करते थे, तो उसके लिए वे पत्थरों के औजार बनाते थे, क्योंकि उस समय उन्हें लोहे के बारे में जानकारी नहीं थी। देखिए, आपको ये कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं। संभवतः ये आदि मानव के ही औजार हों और आज से कई हजार साल पहले, कई लाख साल पहले उन्होंने अपने हाथों से बनाए थे। उसके बाद आगे आपको बताता हूं, यह आपको अपने आप पढ़ना है। आगे लिखा हुआ है, इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हाशिया और मांस काटने, हड्डियां और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। किस किस के लिए किया जाता था इन औजारों का उपयोग? इनका उपयोग किया जाता था जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए, उनकी हड्डियां और मांस काटने के लिए, पेड़ों की, वृक्षों की छाल काटने के लिए और जानवरों की खाल उतारने के लिए। कुछ के साथ हड्डियों और लकड़ियों में लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियां और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। ईंधन कहते हैं बच्चों जो हम चूल्हे में जलाते हैं, आग जलाना, ठीक है। देखिए किस तरह से वह इन औजारों का उपयोग करते थे। यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं और इनके माध्यम से ही आप समझ सकते हैं कि आदि मानव कैसे इन औजारों का उपयोग करते थे। देखिए दूसरा चित्र दिया गया है, उसमें वे एक पेड़ की छाल उतार रहे हैं या पेड़ को काट रहे हैं। प्यारे बच्चों, ये आपको अपने आप पढ़ना है। उसके बाद है तीसरी हेडिंग, इसका नाम है रहने की जगह निर्धारित करना। अब बात करते हैं कि आदि मानव कहाँ रहते थे। आदि मानव क्या घर बनाकर रहते थे? आदि मानव क्या पेड़ के नीचे रहते थे? आदि मानव क्या गुफाओं में रहते थे? आइए इन सब प्रश्नों का उत्तर हम इस माध्यम से, इस पैराग्राफ के माध्यम से पढ़ेंगे। मानचित्र 2 को देखो। कौन सा मानचित्र देखना है? 2। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरास्थल हैं। पुरास्थल कहते हैं बच्चों पुराने स्थान, प्राचीन स्थान, जहां पर आखेटक खाद्य संग्राहकों को के होने के प्रमाण मिलते हैं। यानी यहाँ बताया गया है कि आपको मानचित्र 2 देखना है। वहाँ पे लाल रंग का त्रिकोण का संकेत है, वही स्थान हमारे देश के हैं जहाँ पर आदि मानव या आरंभिक मानव रहा करते होंगे। इनके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। यानी और कई स्थान है जहाँ पर ये मानव या आदि मानव रहा करते होंगे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। कहाँ पाए गए हैं? नदियों के और झीलों के किनारे। बच्चों ऐसा क्यों? क्योंकि अधिकतर बस्तियाँ पानी के कारण, पानी की वजह से नदियों या झीलों के पास ही बसाई जाती थी। आगे देखते हैं क्या है। आगे हमारे देश का मानचित्र है और अभी जो मैंने आपको बात बताई उसमें आपको लाल त्रिकोण ढूंढना है। और लाल त्रिकोण यानी रेड
ट्रायंगल, लाल त्रिभुज। तो बच्चों कहीं जगह है इसमें एक भीमबेटका आपको दिख रहा होगा। ये मैं मानता हूँ आज प्रेजेंट में, वर्तमान में मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका ये गुफाएं हैं जहाँ पर आदि मानव, आरंभिक मानव रहते थे। नीचे दक्षिण भारत में देखिए होशंगी है, कुरनूल की गुफाएं हैं। बच्चों ये कुछ चिन्हित जगहें हैं जहाँ पर आरंभिक मानव खाद्य संग्राहक रहते होंगे। अब बात करते हैं भीमबेटका, आधुनिक मध्य प्रदेश, आज के मध्य प्रदेश में। आवासीय पुरास्थल उन्हें कहते हैं जहां लोग रहा करते थे। कहाँ बच्चों? प्राचीन स्थान जहां पर लोग, वे आरंभिक लोग, वे आदि मानव रहा करते होंगे। इनमें गुफाओं और कंदराव जैसे वे स्थल होते हैं जिन्हें यहाँ दर्शाया गया है। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ऐसी प्राकृतिक गुफाएं विंध्य और दक्कन के पर्वतीय इलाकों में मिलती हैं जो नर्मदा नदी घाटी के पास हैं। प्यारे बच्चों इस पैराग्राफ में आपको बताया गया है कि आरंभिक मानव अधिकतर भीमबेटका की गुफाओं में रहते थे जो आज वर्तमान में मध्य प्रदेश में है। और कारण यह होता है, यह कारण यह बनता है कि वो भीमबेटका की गुफाओं में क्यों रहते थे या इस तरह की अन्य गुफाओं में क्यों रहते थे। क्योंकि वे अपने आप को बारिश से बचाते थे, अपने आप को प्राकृतिक आपदा से बचाते थे, अपने आप को जंगली जानवरों से बचाते थे, इसलिए वे गुफाओं में रहते थे। आगे देखते हैं बच्चों क्या लिखा हुआ है। ये आपको स्वयं पढ़ना है क्योंकि इस पैराग्राफ का मुख्य बिंदु मैंने आपको बता दिया। यहां से मैं आपको कुछ जानकारी देने जा रहा हूं। हमें इन उद्योग स्थलों के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? आमतौर पर हमें ऐसी जगहों पर पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े मिलते हैं और ऐसे उपकरण मिलते हैं जिन्हें लोग इन स्थलों पर छोड़ गए होंगे क्योंकि वे ठीक नहीं बने होंगे। साथ ही औजार बनाने के बाद पत्थरों के टूटे फूटे टुकड़े भी इन स्थलों पर मिलते हैं। कभी कभी लोग इन स्थलों पर कुछ ज़्यादा समय तक रहा करते थे। ऐसे स्थलों को आवासीय और उद्योग स्थल कहते हैं। सुना आपने बच्चों? इस पैराग्राफ में आपको जानकारी दी गई है कि उन गुफाओं में या उन स्थानों पर जहाँ पर यह आरंभिक मानव रहा करते थे, वे वहाँ पर कुछ औजार छोड़ देते थे, या यूँ कह लीजिए कि जब वो औजार बनाते थे पत्थरों के, तो जो औजार गलत बन जाते थे या जो टूट फूट जाते थे वो उन्हें वहीं छोड़ देते थे। तो आज वैज्ञानिकों ने, पुरातत्वविदों ने उन गुफाओं की खोज की तो उन्होंने इन औजारों को उन गुफाओं में पाया। इसी कारण ये पता चला कि इन गुफाओं में लगभग आज से कई हजार लाखों वर्ष पहले आरंभिक मानव रहा करते थे। देखिए ये चित्र है बच्चों, ये चित्र उन ही गुफाओं का है जिनमें आदि मानव या आरंभिक मानव खाद्य संग्राहक रहते होंगे। देखिए बड़े ध्यान से देखिए, ये गुफाएं हैं। अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। आगे एक बिंदु है पुरा स्थल, इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था, फिर भी एक बार मैं आपको बताना चाहता हूँ। पुरा स्थल कहते हैं बच्चों पुराना स्थान, प्राचीन स्थान। पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। किनके अवशेष मिलते हैं? अवशेष कहते हैं बचे हुए भाग, किसी वस्तु के बचे हुए टुकड़े। और वह कैसी वस्तु की? वो आज से कई हजारों लाखों साल पहली वस्तुओं के टुकड़े। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा।
तो प्यारे बच्चों, समझे आप, पुरास्थल किसे कहते हैं? पुरास्थल का माध्यम मतलब होता है पुरानी जगह, पुराना स्थान, जहाँ से कुछ प्राचीन वस्तुएं मिलती हैं। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आगे है चौथी हेडिंग, जिसका मतलब है पाषाण औजारों का निर्माण। बच्चों, अब आप इसी हेडिंग में एक शब्द देख करके कंफ्यूज हो गए होंगे कि पाषाण किसे कहते हैं। पाषाण कहते हैं बच्चों पत्थर को, क्योंकि आरंभिक मानव जो था उसे ये नहीं पता था कि कोई धातु कैसी होती है। उसे तो अभी तक हड्डियों के औजार ही बनाने आते थे, पत्थरों के औजार ही बनाने आते थे। तो इसीलिए यहाँ पर हम देखेंगे कि उन्होंने कैसे पत्थरों के औजार बनाए, कैसे पाषाण के औजार बनाए। पहली हेडिंग है, पाषाण उपकरणों को प्राय 2 तरीकों से बनाया जाता था। कितने तरीकों से? 2 तरीकों से। पहला, पत्थर से पत्थर को टकराना, यानी जिस पत्थर से कोई औजार बनाना होता था उसे एक हाथ में लिया जाता था और दूसरे हाथ से एक पत्थर को हथौड़ी जैसे इस्तेमाल किया जाता था। इस तरह आघात यानी चोट करने वाले पत्थर से दूसरे पत्थर पर तब तक शल्क निकाले जाते थे जब तक वांछित आकार वाला उपकरण ना बन जाए। प्यारे बच्चों, यहाँ मतलब बताया गया है कि कोई औजार जब वो आरंभिक मानव बनाते थे तो वे 2 पत्थर लेते थे और दोनों पत्थर को आपस में टकराते थे, और जिस पत्थर का औजार बनाते थे, जिस आकार में वह औजार बनाते थे, दूसरे पत्थर को उसी माध्यम से वह उस पर चोट डालते थे और तब जाकर के औजार बनता था। दूसरा मतलब इसमें बताया गया है, दूसरे तरीकों को दबाव शल्क तकनीक कहा जाता है। इसमें क्रोड को एक स्थिर सतह पर टिकाया जाता है और इस क्रोड पर हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी नुमा पत्थर से शल्क निकाले जाते हैं, जिससे वांछित उपकरण बनाए जाते हैं। बच्चों, यहाँ बताया गया है कि दूसरा माध्यम था कि वह किसी भी पत्थर को नीचे रखते थे और उस पर ऊपर से चोट करते थे, और चोट इस तरह से कि जिस आकार में वह औजार बनाना चाहते हों उसी आकार में वह उस पत्थर पर, उस हड्डी पर चोट करते थे। तो प्यारे बच्चों, आशा है कि आपको दोनों तरीके, दोनों माध्यम समझ में आ गए होंगे। अब देखिए, ये चित्र दिया गया है, आप इस चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। तो आइए बच्चों, आगे क्या लिखा हुआ है। आगे हेडिंग है, आग की खोज। किसकी खोज? आग की खोज। मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा ढूंढो। कौन सी गुफा ढूंढनी है आपको? कुरनूल गुफा। कहाँ ढूंढनी है? मानचित्र 2 में। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। प्यारे बच्चों, यहाँ पर बताया गया है कि आरंभिक मानव ने आग की खोज कैसे की। तो यहाँ पर बताया गया है कि उन्हें आग की खोज का पता चल गया था, उन्होंने आग की खोज कर ली थी और यह उसका उपयोग प्रकाश करने के लिए करते थे। गुफाओं के अंदर जानवरों को भगाने के लिए करते थे, जानवरों का मांस भूनने के लिए करते थे। ठीक है, ये हेडिंग है इसमें कि आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं। तो बच्चों, वो तो आपको पता ही है कि हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं। आगे है बदलती जलवायु, बदलता मौसम। आप जानते होंगे, कभी बारिश आ जाती है, कभी ठंड हो जाती है, कभी गर्मी हो जाती है, तो कभी कुछ। ये आपस में जलवायु बदलती रहती है। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए। कितने हजार साल पहले? 12,000 साल पहले। और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे।
इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़ बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। बच्चों, यहाँ बताया गया है कि आज से लगभग 12,000 साल पहले पृथ्वी की जलवायु में अचानक से बदलाव आ गया, अचानक से चेंज आ गया और इस वजह से बड़े बड़े घास के मैदान बन गए और घास के मैदान बनने से शाकाहारी जीव जंतुओं की ज्यादा वृद्धि हो गई, जैसे हिरण, बारहसिंगा, भेड़ बकरी, गाय, इस तरह के जानवरों की ज्यादा से ज्यादा संख्या बढ़ गई। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और उनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचते होंगे। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई है। तो बच्चों, यहाँ बताया गया है कि जब इन जानवरों की वृद्धि हो गई तो आदि मानव, आरंभिक मानव इनका शिकार करने के लिए इनके पीछे लग गए और उन्होंने इन पर दृष्टि रखी, नज़र रखी कि यह अपने जीवन शैली कैसे जीते हैं और कब ये प्रजनन करते हैं, कब ये बच्चों को जन्म देते हैं। क्योंकि वो सोचते थे आदि मानव, आरंभिक मानव, कि हम इन जानवरों को पालतू बनाएंगे, अपने घर में ही इनको पालेंगे। आगे है नाम और तिथियां। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पुरापाषाण कहते हैं, जो पहला समय है, सबसे पहला आरंभ का समय, स्टार्ट टाइम, तो उसे वे पुरापाषाण कहते हैं। प्राचीन पत्थर वाला समय, ये तो सब तो पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पुरापाषाण काल 20 लाख साल से पहले 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। प्यारे बच्चों, यहाँ बताया गया है कि पुरातत्वविदों ने उस समय को कई कालखंडों में विभाजित किया था। पहले कालखंड को वो आरंभिक काल को वे पुरापाषाण काल कहते हैं। पुरापाषाण काल का मतलब होता है जिनमें आदि मानवों ने पत्थर के औजार बनाए और ये आज से 20 लाख साल पहले से लेकर के 12,000 साल पहले तक की अवधि इसकी मानी जाती है। उसके बाद इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है, आरंभिक, मध्य और उत्तर पुरापाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इस काल के दौरान ही घटित है। यानी यहाँ बताया गया है कि इस काल में अधिकतर मानव ने विकास की यात्रा आरंभ की, अधिकतर कार्य, अधिकतर घटनाएं उसकी इसी काल में उसके साथ हुई। अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आगे है जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ कहते हैं। क्या कहते हैं? मेसोलिथ। पर्यावरणीय यानी अचानक से प्रकृति का बदल जाना, अलग से कोई भी, जैसे प्रकृति में आपको बता रहा हूँ, प्रकृति में अचानक ही चेंज आ जाते हैं। अचानक से बारिश हो जाती है, प्रकृति नष्ट हो जाती है, दोबारा उत्पन्न हो जाती है, तो इसे ही मेसोलिथ कहते हैं। इसका लगभग समय आज से 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। कैसे होते थे बच्चों? छोटे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। लघु पाषाण यानी छोटे औजार, लघु यानी छोटा, पाषाण पत्थर, छोटे छोटे पत्थर के औजार। प्राय इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसियों और आरी जैसे औजार मिलते हैं। साथ साथ पुरापाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे हैं। यानी बच्चों यहाँ बताया गया है कि इनमें कुछ हड्डियों के औजार मिलते थे, कुछ पत्थरों के औजार मिलते थे। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आगे
ये आपको बताया जाएगा कि इसे नवपाषाण या जो लगभग 10,000 साल पहले से जिसकी शुरुआत हुई उसे नवपाषाण युग कहा जाता है, जो पुरापाषाण के बाद आया था। और इसके बारे में आप इससे अगले अध्याय में पढ़ेंगे कि नवपाषाण युग में आदि मानव ने क्या क्या विकास किया। अब लिखा हुआ है कि इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे। किस समय? जब ये पर्यावरणीय जलवायु बदलाव हुए थे, जब घास के बड़े बड़े मैदान बने थे, तभी गेहूं, जौ, धान जैसे ये अपने आप ही जंगलों में प्राकृतिक जगहों पर उगने लगे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू किया था। बटोरना कहते हैं इकट्ठा करना। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगाते हैं, कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया। यानी बच्चों यहाँ बताया गया है कि जानवर पालने के सोचने के बाद उन्होंने इस तरह के पौधों को देखा, जैसे गेहूं, चावल, तो इनसे उन्हें पता चला कि हम भी इनको उगा सकते हैं, इनकी खेती कर सकते हैं। इस तरह से ही आदि मानव, आरंभिक मानव ने कृषि करना आरंभ कर दिया था। आगे बच्चों हेडिंग है शैल चित्रकला। इनसे हमें क्या पता चलता है? शैल चित्रकला कहते हैं बच्चों दीवारों पर या गुफाओं में चट्टानों पर की गई चित्रकारी। अब इनसे हमें क्या क्या पता चलता है उन आदि मानव, आरंभिक मानव के बारे में? आइए पढ़ते हैं। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिलते हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों की बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। यानी जहाँ वे गुफाओं में रहते थे वह कलाकारी भी करते थे बच्चों, चित्रकारी भी करते थे, और वो उन्होंने गुफा के अंदर की दीवारों में बना रखे थे। देखिए चित्र दिखाया गया है, ये उसी समय का चित्र आपको दिखाया जा रहा है। अब हेडिंग है कौन क्या करता था। अब शायद इस हेडिंग के माध्यम से आपको बताया जा रहा है कि वे क्या क्या काम करते थे। हमने पढ़ा कि आरंभिक लोग शिकार तथा फल मूल का संग्रह किया करते थे। मूल कहते हैं कोपले। वे पत्थरों के औजार और गुफाओं में चित्र बनाते थे। क्या हमें कोई ऐसे साक्ष्य यानी सबूत मिलते हैं जिनसे पता चले कि महिलाएं शिकार करती थी? क्या आपको ऐसे साक्ष्य आपके आसपास ऐसे औजार या ऐसे कोई पुरानी चीज हैं जिनसे ये पता चल जाए कि पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी जानवरों का शिकार करती थी, जानवरों को मारती थी, या पुरुष औजार बनाते थे, या फिर महिलाएं चित्रकारी करती थी और पुरुष फल मूल इकट्ठा करते थे जी। वास्तव में हमें इसका ज्ञान नहीं है, क्योंकि हम ये नहीं बता सकते कि इनमें से अधिकतर कौन क्या काम करता था। कन्फ्यूजन होता है, समझ में नहीं आ रहा है कि पुरुष क्या करते थे, महिलाएं क्या करती थी। यह भी संभव है कि कुछ तरह के काम भी केवल महिलाएं करती थी और कुछ केवल पुरुष। इसके अलावा उपमहाद्वीप के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परंपराएं भी रही होंगी। बच्चों यहाँ बताया गया है कि कुछ कामों को ऐसा कहा जाता है कि स्पेशल उनको औरतें ही करती थी, और कुछ काम ऐसा होता था जिन्हें स्पेशल पुरुष करते थे। और बच्चों धीरे धीरे वे परंपराओं को भी मानने लगे, रीति रिवाजों को भी करने लगे। अब एक इसमें हेडिंग है कि भारत में शुतुरमुर्ग। भारत में पुरापाषाण युग के दौरान, कौन से युग के दौरान? पुरापाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। महाराष्ट्र के पटनी पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। इनके कुछ छिलकों पर चित्रांकन भी मिलता है। इन्हें अंडों से मनके भी बनाए जाते हैं। बच्चों यहाँ बताया जा रहा है कि पुरापाषाण युग के समय 20 लाख से 12,000 साल पहले के बीच के समय को पुरापाषाण कहते हैं। उस समय शुतुरमुर्ग भी बताए जाते हैं कि होते थे, क्योंकि आरंभिक मानव
ने इनके अंडों का प्रयोग किया था और वह इनके अंडों के छिलकों पे चित्रकारी भी करते थे। उसके बाद है हुशंगी का सूक्ष्म निरीक्षण। बच्चों, हुशंगी यह भी एक स्थान था जहां पर आदि मानव, आरंभिक मानव खाद्य संग्रहक रहते थे। उसका हम निरीक्षण करेंगे कि कैसे वहाँ क्या करते थे, क्या खाते थे, कहाँ रहते थे। अब मैं आपको यहाँ से पढ़ना शुरू करूँगा। यह संभवतः आवास और उद्योग स्थल रहे होंगे। उद्योग स्थल कहते हैं बच्चों जहाँ पर औजार बनाते थे, आवास जहाँ पर वह रहते थे। कुछ छोटे पुरास्थलों में भी औजारों के बनाए जाने के प्रमाण मिलते हैं। इनमें से कुछ पुरास्थल झरनों के निकट थे। अधिकांश औजार चूना पत्थरों से बनाए जाते थे। प्यारे बच्चों, यहाँ बताया जा रहा है कि जो उद्योग स्थल थे उनमें औजार बनाते थे। औजार कहें कि औजार चूना पत्थरों के, ऐसे पत्थर जो चूने, जिनमें चूने का मिश्रण होता था। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आगे अन्यत्र है, चलो इसे भी पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है अपने एटलस में फ्रांस ढूंढो। फ्रांस एक देश है, फ्रांस को हमें ढूंढना है। यह चित्र फ्रांस की एक गुफा का है। इससे पुरास्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूल के विद्यार्थियों ने की थी। यानी फ्रांस के कुछ बच्चे टूर पे गए होंगे, वो इन गुफाओं में गए होंगे, तो उन्होंने इस चित्र को, इस पुरास्थल को खोज किया है। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच में बनवाए गए थे। इनकी टाइमिंग क्या है, इनका समय क्या है बच्चों? 20,000 साल पहले और 10,000 के बीच का। इनमें कई चित्र हैं, जैसे घोड़े, गायें, भैंस, गैंडा, रेनडियर, बारहसिंगा और सूअर। ये गहरे चमकीले रंगों से चित्रित हैं। और प्यारे बच्चों, आज भी आपको जानकर अति आश्चर्य होगा कि आज भी ये चित्र उस तरह ही चमकीले हैं जिस तरह से ये जब बनाए गए होंगे। तो प्यारे बच्चों, आगे लिखा है इन रंगों को लोह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सव के अवसर पर यानी त्योहारों के अवसर पर बनाया जाता था, या फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा। बच्चों, यहाँ बताया गया है कि जो ये चित्रकारी होती थी, या तो वे किसी विशेष त्योहार पर, विशेष परंपरा पर इनको बनाते थे, और इनका रंग वह प्राकृतिक तरह से ही बनाते थे। देखिए चित्र आपको दिख रहा है, यह चित्र आदि मानव, आरंभिक मानव के द्वारा ही बनाया गया है, और आज भी यह चित्र उसी तरह से चमकदार है। तो प्यारे बच्चों, ये आपके पाठ शायद कंप्लीट हो गया है। आशा है कि आप ये पाठ बड़े ध्यान से पढ़ेंगे और आपको इस पाठ के बारे में अच्छे से जानकारी मिली होगी। इस पाठ में हमने पढ़ा कि आरंभिक मानव किस तरह से अपने कार्य करते थे और कहाँ रहते थे, क्या खाते थे। तो बच्चों, आरंभिक मानव मतलब वे मानव जो आदि मानव से विकास होकर, जिनका विकास आदि मानव से हुआ, और उन्होंने खेती करना आरंभ कर दिया, आग का प्रयोग करना शुरू कर दिया, और जंगली जानवरों को पालना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वह एक विकसित मानव बन गए। तो प्यारे बच्चों, आगे है इसके प्रश्न और उत्तर। देखिए अध्याय 2 आरंभिक मानव की खोज में यहाँ कुछ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। आशा है आपको ये प्रश्न उत्तर अपनी नोटबुक में करने हैं और आप इनको बिल्कुल ध्यान से पढ़ करके, समझ करके अपने नोटबुक में करेंगे। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं बच्चों, आपको इन्हें अपने नोटबुक में करना है। ये पाठ का सारांश दिया गया है, आपको इसे अपनी नोटबुक में लिखना है और समझना है। इसमें पहला प्रश्न है आखेटक खाद्य संग्राहक कौन है?
तो आप बता सकते हैं जो लगभग आज से 20 लाख साल पहले रहा करते होंगे। भोजन का इंतजाम करने के लिए वह इधर उधर भटकते फिरते थे, यानी वे एक जगह इकट्ठा नहीं रहते थे, क्योंकि वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे और शिकार के लिए उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान से तीसरे स्थान पर जाना पड़ता था। प्रश्न 2 है, आखिर तक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग इधर उधर क्यों घूमते रहते थे? इसका भी उत्तर यही है। देखिए, आपको ये उत्तर करना है अपनी कॉपी में, अपनी नोटबुक में। उसके बाद है प्रश्न 3, आखिर तक खाद्य संग्राहक पत्थर के औजारों का प्रयोग किस लिए किया करते थे? क्या आप बता सकते हैं? फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने के लिए, पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए, कुछ के साथ हड्डियों और लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाने के लिए। उसके बाद प्रश्न है, आखिर तक खाद्य संग्राहक लकड़ियों का प्रयोग किस लिए करते थे? इसका उत्तर आपको लिखना है। उसके बाद उद्योग स्थल किसे कहते हैं? उसके बाद है आवासीय पुरास्थल क्या है? उसके बाद प्रश्न है, पुरा स्थल किसे कहते हैं? पुरास्थल यानी पुराना स्थान, प्राचीन स्थान। उसके बाद है प्रश्न, प्राचीन काल में आखिर तक खाद्य संग्राहक पाषाण औजारों का निर्माण कैसे करते थे? पाषाण यानी पत्थर के बने हुए औजार, पत्थर के बने हुए हथियार। उसके बाद इसका प्रश्न आगे है, पाषाण औजार का निर्माण करने की दबाव शल्क तकनीक का वर्णन कीजिए। उसके बाद प्रश्न है, आखिर तक खाद्य संग्राहक आग का उपयोग किन किन कामों के लिए करते होंगे? बच्चों, वह प्रकाश के लिए करते थे, जानवरों से अपनी सुरक्षा के लिए करते थे, शिकार जानवरों का मांस भूनने के लिए करते थे। उसके बाद प्रश्न है, आरंभिक लोग क्या क्या कार्य करते थे? आरंभिक लोग कुछ चित्रकारी करते थे, कुछ औजार बनाते थे, तो कुछ लोग फल मूल या शिकार इकट्ठा करते रहते थे। आखिर तक खाद्य संग्राहक कौन है? ये पहले प्रश्न सबसे पहले दिया गया है, ये दोबारा आपको दिखाई दे रहा है तो आप दोनों में से एक प्रश्न कर सकते हैं। आगे प्रश्न है, आखिर तक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग इधर उधर क्यों घूमते रहते थे? तो प्यारे बच्चों, आशा है कि आपको ये प्रश्न उत्तर अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आप इन प्रश्न उत्तरों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। तो बच्चों, आपको ये पाठ पढ़ा दिया गया है और आप इस पाठ को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे और कोई भी समस्या अगर आपको इस पाठ में आई है, इसके प्रश्न उत्तर में आ रही हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या लिख सकते हैं। धन्यवाद।